Hello students, in this video I am going to explain you a very nice poem of William Shakespeare, The Seven Ages of Man, which reflects the philosophical thought of Shakespeare. Let us start the poem. Here is the text of the poem, The Seven Ages of Man. All the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. All the world is a stage. ये समस्त प्रकार की जो दुनिया है ये एक रंगमंच है. And all the man and women, और सभी स्त्री और पुरुष केवल प्लेयर हैं, यानी केवल अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं. They have their exits and their entrances. और जो दुनिया एक रंगमंच है उस पर ये सभी स्त्री और पुरुष अपने हिसाब से प्रवेश लेते हैं, एंट्रेंस करते हैं और एग्जिट हो जाते हैं, यानी यहां से प्रस्थान करते हैं. एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स. और जो ये संसार एक रंगमंच है इस पर रहता हुआ एक आदमी अपने जीवन काल में कई प्रकार के रोल जो है वो अदा करता है, कई प्रकार की भूमिकाएं अदा करता है. His acts being seven ages. ये भूमिकाएं और अभिनय उसके जीवन की 7 अवस्थाएं होती है. At first, the infant. जो सबसे पहली अवस्था है वो किसकी होती है? इन्फेंट. इन्फेंट का मतलब होता है शिशु. शिशु जो अवस्था है वो उसके जीवन की प्रथम अवस्था होती है. म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स. जो उसकी शेषवावस्था होती है उसमें वो म्यूलिंग मतलब रोता है, मिमियाता है. प्यूकिंग का मतलब है उल्टी करता है. इन द नर्सेज आर्म्स. नर्सेज का मतलब जो उसको संभालने वाली जो महिला होती है, धाय भी कहते हैं जिसको हिंदी में, उसकी बाहों में वो क्या करता है? मिमियाता है और उल्टी करता है. देन द वाइनिंग स्कूल बॉय. वाइनिंग का मतलब होता है शिकायत करता हुआ या गिड़गिड़ाता हुआ. उसके बाद वो जो शेषवावस्था से स्कूल बॉय वाली अवस्था में आता है और उस समय वो शिकायत करता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ स्कूल जाने वाला एक बच्चा बन जाता है. विथ हिज शैचल. उसके पास में एक छोटा थैला होता है. एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस. और उसका जो चेहरा है वो बहुत ही चमकदार होता है, चमकता दमकता हुआ सा दिखाई देता है. क्रीपिंग लाइक स्नेल. एक घोंगा जिस प्रकार से रेंगता है, तो सुबह जब उसके विद्यालय का समय होता है, स्कूल का समय होता है, तो वो अपना एक छोटा सा थैला लिए हुए सुबह सुबह चमकते हुए चेहरे के साथ घोंगे के समान जो है वो रेंगता हुआ अनविलिंगली टू स्कूल, यानी स्कूल की ओर अनविलिंगली, अनिच्छा से जाता है. तो जो सबसे उसकी पहली अवस्था होती है जिसको हम क्या कहते हैं? शेषवावस्था. उस अवस्था में वो अपने जो उसकी संभालने वाली जो नर्स होती है उसकी बाहों में मिमियाता हुआ, उल्टी करता हुआ छोटा सा बच्चा होता है. उसके बाद में जो है हम देखेंगे वो एक गिड़गिड़ाता हुआ और एक हर समय शिकायत करता हुआ स्कूल जाने वाले बच्चे में बदल जाता है, जो अपने साथ एक शैचल छोटा सा थैला लिए हुए चमकते दमकते जो है वो चेहरे के साथ सुबह सुबह जो है रेंगता हुआ बिल्कुल एक स्नेल के समान स्कूल की ओर जाता है, बिल्कुल अनविलिंगली, अनिच्छा से. इसके बाद जीवन की अगली अवस्था का शेक्सपियर ने वर्णन किया है. सेकंड स्टेज. एंड देन द लवर sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow. इसके बाद जो है अवस्था आती है एक लवर की, यानी युवा प्रेमी की. वो प्रेमी किस प्रकार से होता है? साइंग लाइक फर्नेस. फर्नेस का मतलब होता है जलती हुई भट्टी के समान हमेशा आहें भरता रहता है. साइंग का मतलब है आह भरना. तो वो एक जो है वो जलती हुई भट्टी के समान हमेशा क्या करता रहता है? आह भरता रहता है, आहें भरता है. विथ अ वूफुल बैलेट. हमेशा दर्द भरे जो गीत है वो गाता रहता है.
किसकी प्रशंसा में? मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी प्रेमिका की जो भौएं होती है, आईब्रोज होती है, उसकी प्रशंसा में हमेशा वोफुल बैलाड यानी दर्द भरे गीत गाता रहता है। इसके बाद थर्ड स्टेज जो आती है, देन अ सोल्जियर, उसके बाद जो है व्यक्ति की जो जीवन की अवस्था आती है वो किसके समान होती है? एक सैनिक के समान। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बैडेड लाइक द पार्ट, जेलसी इन ऑनर, सडन एंड क्विकेंड क्वारल। इसके बाद जो अवस्था होती है वो एक सैनिक की होती है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, जो अपने मन में अजीब अजीब प्रकार के संकल्प जो है वो लिए हुए होता है। और पार्ड मतलब क्या होता है? तेंदुए, तेंदुए के समान जो है वो क्या रखता है? दाढ़ी रखता है। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, और उसके जो है वो क्या विशेषता होती है उसके चरित्र की? कि वो हमेशा प्रतिष्ठा को जो है वो तलाशता रहता है और उसी ईर्ष्या में जलता रहता है, और किसी भी प्रकार की क्वेरल यानी लड़ाई में जो है वो हमेशा जो है वो तत्काल तैयार रहता है कूदने के लिए, अचानक और तुरंत तैयार रहता है किसी भी प्रकार की लड़ाई में कूदने के लिए। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, हमेशा एक ऐसी प्रतिष्ठा की तलाश में रहता है जो एक बुलबुले के समान है, यानी जो चिरस्थायी नहीं है, क्षणिक होती है, ऐसी बबल बुलबुले के समान। ऐसी प्रतिष्ठा की तलाश जो में जो है वो हमेशा सीकिंग मतलब ढूंढता रहता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन क्या होता है यहाँ पर? तोप का जो तोप को कहते हैं हम, और कैनन्स माउथ मतलब तोप का मुंह, यानी उसके लिए वो बबल रेपुटेशन के लिए तोप के मुंह में भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी इस अवस्था में जो व्यक्ति है वो एक सैनिक के समान होता है, अजीब अजीब संकल्प लिए हुए, तेंदुए के समान दाढ़ी बढ़ाए हुए, सम्मान के लिए जो है वो बिल्कुल ईर्ष्यालु, जेलस इन ऑनर, और आप देखेंगे सदैव जो है वो प्रतिष्ठा को तलाशता रहता है, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार है, और प्रतिष्ठा के लिए वो कैनन के माउथ में यानी तोप के मुंह में भी जाने के लिए हमेशा क्या रहता है? तैयार रहता है, चाहे वो प्रतिष्ठा जो है वो कैसी क्षणिक ही क्यों ना हो, बुलबुले के समान खोखली ही क्यों ना हो। एंड देन द जस्टिस in fair round belly, with good cap and lined, with eyes severe and bed of formal cut, full of wise shows and modern instance, and so he plays his part. इसके बाद जो है उसकी भूमिका आती है व्यक्ति के जीवन में, वो एक जस्टिस यानी न्यायाधीश की भूमिका आती है। फेयर राउंड बैली, फेयर राउंड का मतलब होता है गोल मटोल, और बैली का मतलब क्या होता है? पेट या तौंद। विथ गुड कैपेन लाइन, कैपेन का मतलब होता है नर चूजा, और लाइंड का मतलब क्या होता है? भरा हुआ। विथ आई सीवियर, सीवियर का मतलब होता है कठोर एवं तीक्ष्ण, और फॉर्मल का मतलब आपको पता ही है, औपचारिक। फुल ऑफ वाइज सोज, वाइज का मतलब बुद्धिमता पूर्ण, और सॉस का मतलब है SAWS, सॉस मतलब कहावतें या उक्तियां। मॉडर्न इंस्टेंसेस का मतलब है, मॉडर्न का मतलब है आधुनिक या नवीनतम, इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? उदाहरण। तो अब जो है इस भूमिका में व्यक्ति जो है वो एक न्यायाधीश बन जाता है, एक न्यायाधीश की भूमिका में आ जाता है, और इस भूमिका में आप देखेंगे उसका जो शरीर जो है वो भी किस किस प्रकार से बदल जाता है? वह गोल मटोल जो है वो तौंद वाला, इन फेयर राउंड बैली, गोल मटोल तौंद वाला बन जाता है, जिसके पेट में विद गुड कैप एंड लाइन, जिसके पेट में नर चूजों का मांस भरा रहता है, लेकिन उसकी आंखें जो है वो बहुत सीवियर हो जाती है, कठोर और तीक्ष्ण हो जाती है, और उसकी जो दाढ़ी है वो बिल्कुल औपचारिक हो जाती है, फॉर्मल कट में आ जाती है। लेकिन वो व्यक्ति फुल ऑफ वाइज सोज यानी बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतों और उक्तियों से भरा होता है, यानी जब भी उसके सामने जो है वो कोई भी एक ऐसा इवेंट होता है तो वो तुरंत बुद्धिमत्तापूर्ण अपनी उक्तियों से जो सामने वालों को निरुत्तर कर देता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस,
और जितने भी नवीनतम उदाहरण होते हैं वो सब उसको कंठस्थ होते हैं, याद होते हैं, वो हर व्यक्ति को जो है उदाहरण देने में समर्थ होता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरीके से वो एक न्यायाधीश की क्या निभाता है, भूमिका निभाता है। यानी सबसे पहले तो हम देखेंगे वापस से कि वो इन्फेंट होता है, इन्फेंट के बाद में जो है वो आप देखेंगे वो एक लवर में बदल जाता है, लवर के बाद वो सोल्जियर जो बबल रेपुटेशन के लिए कैनन्स माउथ में जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन इतने सारे अनुभवों के बाद जब उसका जीवन अवस्था आती है उसमें व्यक्ति एक न्यायाधीश की भूमिका में आ जाता है। और आप देखेंगे कि उसके शरीर का आकार भी बदल जाता है। किस तरीके से इसमें बताया, इन फेयर राउंड बैली विद गुड कैप एंड लाइन, उसका जो तोंद है वो गोल मटोल हो जाती है, जिसके अंदर मान लीजिए ऐसा लगता है जैसे नर चूजे जो है वो भरे हुए हैं, उनका मांस भरा हुआ है, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही तीक्ष्ण हो जाती है क्योंकि उसका जीवन में इतने अनुभव आ जाते हैं कि आंखें बहुत तीक्ष्ण जो है वो एनालिसिस करने में समर्थ हो जाती है, और उसकी दाढ़ी भी बिल्कुल फॉर्मल कट में आ जाती है। और उसके पास में जो है वो बुद्धिमत्ता पूर्ण बहुत सारी कहावतें और उक्तियों का भंडार होता है, नवीनतम उदाहरण होते हैं, वो याद होते हैं, और कभी भी किसी भी इवेंट में वो किसी को भी वो देने में सक्षम होता है, और इस तरीके से न्यायाधीश की भूमिका निभाता है। द सिक्स्थ एज shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side. His youthful hose well saved a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice. Turning again toward childish treble pipes and whistles in his song. इसके बाद में जो है वो छठी अवस्था के बारे में बताया गया है, सिक्स स्टेज। सिक्स स्टेज में जो व्यक्ति है वो शिफ्ट हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, बदल जाता है। इनटू द लीन, लीन का मतलब होता है दुबला पतला, और स्लीपर्ड, स्लीपर्ड का मतलब क्या पहने हुए होता है, चप्पलें पहने हुए होता है। पैंटालून का मतलब होता है एक अजीब सा जो है वो बूढ़ा व्यक्ति। विथ स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, उसकी आंखों पर चढ़ जाता है। एंड पाउच ऑन साइड, पाउच का मतलब होता है जो है वो चमड़ी लटक जाती है, यानी जब वृद्धावस्था आने लगती है तो चमड़ी आप देखेंगे किस तरीके से लटक जाती है, तो इस तरीके उसके शरीर की आकृति बदल जाती है। हिज यूथफुल होज, जो जवानी के समय में जो उसकी स्टॉकिंग्स होती है, जुराब होती है ना, स्टॉकिंग्स जिसको बोलते हैं, उसको कहते हैं होज। वेल सेव्ड, जो बचा करके रखी है। A world too wide for his shrunk shank. Shrunk का मतलब होता है सिकुड़े हुए, और shank का मतलब क्या होता है, टांगे। And his big manly voice, और जो उसकी भारी manly voice का मतलब क्या होती है, जो भारी मर्दानी आवाज, उसको कह सकते हैं हम, वो बदल जाती है। Turning again toward childish treble pipes. Treble pipes का मतलब ऊंची पतली आवाज में बदल जाती है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उसकी आवाज में से सीटियों की आवाज सुनाई देती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि छठी अवस्था में व्यक्ति जो है वो वृद्धावस्था की ओर टर्न हो जाता है, लीन दुबला पतला हो जाता है, चप्पलें पहना हुआ है, और एक बड़ा अजीब कुरूप सा जो है वो वृद्ध व्यक्ति के रूप में बदल जाता है। विथ स्पेक्टिकल्स और नोज, हमेशा उसकी नाक पर एक चश्मा चढ़ा रहता है। एंड पाउच ऑन साइड, और बगल में जो है उसकी ढीली चमड़ी जो है वो लटक जाती है। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड और वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक, जवानी के दिनों में जो उसने अपनी जुराबें संभाल करके रखी थी, जो स्टॉकिंग उसने संभाल करके रखी होती है, वह अब उसकी सिकुड़ी हुई टांगों के लिए अत्यधिक बड़ी हो जाती है, यानी अब जो उसकी टांगे सिकुड़ चुकी है और ऐसा लगता है कि वो जुराबें उसके लिए बहुत बड़ी है। और उसकी जो बिग मैनली वॉइस थी, जो उसकी भारी मर्दानी आवाज थी अभी तक, वो अब किस में बदल जाती है, पतली ऊंची आवाज में। टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश, बच्चों के जैसे जो है वो ट्रेबल पाइप, यानी ऊंची पतली आवाज में क्या हो जाती है, बदल जाती है। एंड विसल्स इन साउंड, और जब वो बोलता है तो उसके दांत भी निकल जाते हैं, तो ऐसे बोलने से ऐसा लगता है कि उसकी जो है वो आवाज में से क्या बज रही है, सीटियां बज रही है, यानी व्यक्ति अब धीरे धीरे बिल्कुल वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो चुका है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, यानी आप यहाँ पर 7th 8th समझाई है शेक्सपियर ने हमारे जीवन की। दैट एंड्स
This strange, eventful history is second childishness and mere oblivion. Sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything. लास्ट सीन ऑफ ऑल, ये हमारे जीवन की सातवीं या अंतिम अवस्था कही जा सकती है. दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री. और ये घटना प्रधान जीवन का क्या कर सकती है? घटना प्रधान इवेंटफुल हिस्ट्री का क्या कर सकती है? अंत कर सकती है. यहां हम कह सकते हैं दूसरा बचपन इस सेकेंड चाइल्डिशनेस. ऐसा लगता है कि दूसरा बचपन जो है वो लौट करके आ गया है. ऑब्लिवियन का मतलब क्या होता है? विस्मृति. मियर का मतलब होता है केवल. यानी ये जो अवस्था है वो दूसरी जो है वो बचपन की अवस्था कही जा सकती है या विस्मृति की अवस्था कही जा सकती है. यानी व्यक्ति बहुत सारी चीजें जो है वो भूलने लगता है, एकदम निस्सहाय हो जाता है, वो निर्बल हो जाता है, असक्षम हो जाता है. सेंस टीथ, उसके पास दंतहीन यानी दांत भी नहीं है. सेंस आईज, नेत्रहीन यानी उसकी नजरें बहुत कमजोर हो जाती है. सेंस टेस्ट, स्वादहीन हो जाता है. सेंस एवरीथिंग यानी प्रत्येक प्रकार के जो है उसे वो वंचित प्राणी में बदल जाता है. तो इस प्रकार से जनरली जो है वो हमारे जीवन की को 7 अवस्थाओं में विलियम शेक्सपियर ने बांट करके प्रत्येक अवस्था का बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक ढंग से जो है वो चित्रण किया है. इस पोयम में द 7 एजेस ऑफ मैन. अब हम देख लेते हैं अबाउट द पोयम. विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश पोएट, playwright, actor and dramatist. He is often called the Bard of Avon. His works include 38 plays, 154 sonnets and 2 long narrative poems. His plays have been translated into major modern languages and are performed the world over. Shakespeare performed most of his famous works between 1589 and 1630. His plays were principally based on histories, tragedies and tragicomedies. Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, As You Like It are known some of his precious writings. विलियम शेक्सपियर जो है बहुत ही महान इंग्लिश पोएट थे, अंग्रेजी कवि थे, प्लेराइट, नाटक लिखने वाले थे, एक्टर थे, ड्रामेटिस्ट थे. आपको पता ही है कि बहुत बड़े जो है वो कह सकते हैं इन्होंने कई बड़े बड़े ड्रामा जो है वो लिखे हैं. ही इज ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ हेवन. उनको जो है वो बार्ड ऑफ हेवन के नाम से भी पुकारा जाता है. बार्ड ऑफ हेवन का मतलब है कि जो बड़े बड़े क्या लिखता है? एपिक्स लिखता है. हिज वर्क्स इंक्लूड, उनके जो है काम में हम अगर देखें तो मेनली 38 प्लेज उन्होंने लिखे हैं, 154 सॉनेट्स लिखे हैं, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोयम लिखी है. और उनकी जो प्लेज हैं, नाटक हैं, उनको अनुवादित किया गया है मेजर मॉडर्न लैंग्वेजेस में, जो आज की बड़ी बड़ी आधुनिक भाषाएं हैं उनमें किया गया है. एंड आर परफॉर्म द वर्ल्ड ओवर, और पूरी दुनिया में जो है उनको प्रस्तुत किया जाता रहा है. शेक्सपियर परफॉर्म्ड मोस्ट ऑफ हिज फेमस वर्क्स. शेक्सपियर ने जो अपने अधिकांश जो है वो प्रसिद्धि वाले जो भी काम थे वो 1589 से 1613 के बीच में लिखे हैं. उनके प्लेज के अगर हम देखें कि उनके जितने भी नाटक हैं वो आधारभूत रूप से किसी न किसी इतिहास पर, ट्रेजेडी पर या ट्रेजिक कॉमेडी के ऊपर आधारित हैं. हैमलेट, ऑथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एज यू लाइक इट जो है उनकी कुछ प्रेशियस राइटिंग्स हैं, उनके कुछ कीमती लेखन हैं. हियर इज अबाउट द पोयम. अबाउट द पोयम. The poet compares the world to a stage in a theater and men and women to players. यहाँ पर जो कवि है वो इस दुनिया की तुलना एक रंगमंच से करता है, थिएटर के. एंड मैन एंड विमेन, स्त्री और जो पुरुष है केवल यहाँ पर अभिनय करने वाले अभिनेता या अभिनेत्री हैं. ईच प्लेयर हैज हिज और हर एग्जिट एंड एंट्रेंस. हर जो प्लेयर है, जो यहाँ पर अभिनय करने वाला है, उसका अपना एक अलग प्रवेश और एग्जिट यानी प्रस्थान है. सिमिलरली मैन एंड विमेन एंटर द वर्ल्ड ऑन बर्थ एंड एग्जिट फ्रॉम इट ऑन डेथ. जिस तरीके से जो थिएटर यानी रंगमंच के ऊपर जो है कलाकार
अपने अपने जो है वो रोल के हिसाब से आते और जाते हैं। ठीक इसी तरीके से दुनिया में बर्थ होने पर जो स्त्री और पुरुष इस दुनिया में प्रवेश करते हैं और मृत्यु होने पर चले जाते हैं। दे कम टू दिस स्टेज, वे इस दुनिया रूपी रंगमंच पर आते हैं। प्ले देयर डिफरेंट रोल्स, अपने अलग अलग रोल यानी अब अपने अलग अलग जो उनको जो भी रोल प्ले करने के लिए दिए गए हैं वो करते हैं। एंड बिड गुड बाय, और उसके बाद में अलविदा कह देते हैं। दीज पार्ट्स एक्ट्स और स्टेजेस आर नॉर्मली 7। कवि के हिसाब से जो है अगर हम देखें इसके एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में जो एक्ट है या स्टेजेस हैं अवस्थाएं हैं वो जनरली कितनी है, 7 है, 7 है। The birth of a child is the first act of the drama of human life. किसी भी जो बच्चे का जन्म है वो इस ड्रामा यानी नाटक जो मानव के जीवन का है उसका सबसे पहला एक्ट है, पार्ट है। The human baby cries and vomits in the nurse's arms. जो मानव का बच्चा होता है, ह्यूमन बेबी होता है, वो चीखता चिल्लाता है, वॉमिटिंग करता है अपनी आया की बाहों में। Soon he starts going to school. जल्दी ही वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। He has a shining face. उसका चमकता हुआ चेहरा होता है। And carries a bag of books. और उसके पास जो है वो किताबों का एक बैग लेकर के जाता है वो। He goes to school unwillingly. वो स्कूल जाता है अनिच्छा पूर्वक। Creeping like a snail. जैसे एक स्नेल रेंगता हुआ जाता है। This is the second act of his life. ये उसके जीवन का दूसरा एक्ट होता है, पार्ट होता है। द थर्ड रोल दैट ही प्लेज इज ऑफ अ लवर, और जो तीसरा रोल है वो किसका होता है, एक लवर का। द यंग लवर साइज लाइक अ फर्नेस, एक भट्टी की भांति जो है वो आहें भरता है, एक युवा प्रेमी। एंड सिंग सम माउंटफुल सॉन्ग्स प्रेजिंग द ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड, और वो कुछ दुख भरे जो है गीत गाता है। माउंटफुल का मतलब होता है विलाप करना, विलाप भरे गीत गाता है अपनी जो प्रेमिका है, बिलव्ड है, उसकी सुंदरता की प्रशंसा में। द फोर्थ स्टेज इज ऑफ दैट ऑफ अ सोल्जर, जो चौथी अवस्था है जीवन की वो एक सोल्जर की है, सैनिक की है। स्पोर्ट्स अ बर्ड लाइक दैट ऑफ अ लेपर्ड, जो है वो उसकी जो लेपर्ड के जैसी ही उसकी क्या होती है, दाढ़ी होती है। ही इज क्विक टेम्पर्ड, वो बहुत ही गुस्सैल होता है। किस मामले में, इन मैटर ऑफ ऑनर, कौन से मैटर्स में, जो सम्मान से जुड़े हुए विषय हैं उसको लेकर के वो बहुत जल्दी जो है वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। ही सीक्स रेपुटेशन इवन एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ, वो हर जगह सम्मान चाहता है चाहे उसके जीवन का जोखिम ही क्यों ना हो। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वो मृत्यु से भी नहीं डरता, एंड डेंजर, खतरे से भी नहीं डरता, वाइल फाइटिंग फॉर रेपुटेशन, जब वो अपने सम्मान के लिए लड़ रहा होता है। हाउएवर हिज रेपुटेशन इज शॉर्ट लिव, लेकिन जो उसका सम्मान है वो क्षणिक है, उसकी आयु कम है। इट इज हॉलो लाइक अ बबल, और एक बबल के जैसा ही वो एक खोखला होता है। देन कम्स द मिडिल एज, उसके बाद मध्यावस्था आती है जीवन की। द फिफ्थ स्टेज इज दैट ऑफ अ जज, पांचवी अवस्था जो है वो न्यायाधीश की है। ही इज फैट विथ राउंड एंड फ्लैशी स्टोमक, वो मोटा हो चुका है, उसकी गोल और जो है वो बिल्कुल फ्लैशी का मतलब है मासल जो है पेट है उसका, एज अ रिजल्ट ऑफ ईटिंग चिकन्स, क्योंकि वो बहुत सारे चिकन्स खा चुका है। ही हैज अ बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और औपचारिक रूप से उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है। हिज कटी हुई है। हिज आईज आर नाउ हार्श लुकिंग, लेकिन जो उसकी आंखें हैं वो बिल्कुल कठोर परीक्षण करने वाले व्यक्ति जैसी दिखती है। ही बिकम स्ट्रिक्ट इन हिज बिहेवियर, और वो अपने बिहेवियर यानी व्यवहार को लेकर के भी बहुत ज्यादा जो है वो अनुशासित होता है। ही यूजेस मैनी सेइंग्स, वो बहुत सारी कहावतों को अपनी बातचीत में यूज करता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और बहुत सारे आधुनिक जो है वो इंस्टेंसेस का मतलब है इवेंट्स को याद रखता है बोलने के लिए। टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट्स ऑफ विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता पूर्ण तर्कों को सपोर्ट करने के लिए। द सिक्स्थ एज टेक्स अ पर्सन टू ओल्ड एज, जो छठी अवस्था है वो आदमी की कौन सी है, बूढ़ी अवस्था। मैन बिकम्स वीक इन हेल्थ एंड थिन इन बॉडी, आदमी कमजोर हो जाता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से पतला हो जाता है। हे वेयर स्लीपर्स स्पेक्टिकल्स एंड क्लोथ्स ऑफ हिज यूथ, वो क्या पहनता है, पैरों में चप्पलें पहनता है, चश्मा पहनता है, और अपने जवानी के दिनों के कपड़े पहनता है। These clothes are now too loose for his shrunk and thin legs.
उसके जो कपड़े हैं वो बहुत ढीले हो चुके हैं, उसकी सिकड़ी हुई और पतली टांगों के लिए हिज वॉइस बिकम्स अनमैनली, अब उसकी जो आवाज है वो मर्दानगी भरी नहीं होती है, पाइप्स एंड विसल्स, और जो है वो बिल्कुल उसकी आवाज जो है वो सीटी नुमा सी लगती है। He lips like a child as he is toothless. वो एक बिल्कुल बच्चे के जैसे बोलता है, जैसे उसके दांत नहीं है। He looks a comic figure, और बिल्कुल उसका जो फिगर है, शरीर की आकृति है, वो बड़ी हास्यास्पद जो है वो हंसी पैदा करने वाले व्यक्ति जैसे लगती है। द लास्ट रोल इज दैट ऑफ एन एक्सट्रीमली ओल्ड पर्सन, जो सबसे अंतिम अवस्था है वो बिल्कुल बूढ़े आदमी की है। दिस एक्ट शोज हिम एज हेल्पलेस एज अ बेबी, ये जो एक्ट है वो ये दिखाता है बिल्कुल हेल्पलेस, एक बेबी के जैसा। ही इज टूथलेस, हार्ड ऑफ हियरिंग, वीक इन आई साइट एंड फॉरगेटफुल, वो बिल्कुल दंत विहीन है, सुनने में भी बहुत कमजोर है, उसकी आई साइट भी यानी आंखों की दृष्टि भी कमजोर हो चुकी है, और बहुत सारी चीजें भूलने लगा है, वो विस्मृत हो चुका है। इनफैक्ट ही लॉसेस कंट्रोल ओवर ऑल हिज सेंसेस, जितनी भी उसकी संवेदी अंग है उस पर से उसका नियंत्रण हो चुका होता है। He departs from this world after playing these roles of life, और इस प्रकार से सारे रोल प्ले करने के बाद वो इस दुनिया से जो है वो अलविदा हो जाता है, डिपार्ट हो जाता है। Here is the analysis of the poem. The Seven Ages is an extract from Shakespeare's play As You Like It. ये जो सेवन एजेस पोएम है ये शेक्सपियर का एक प्ले है, एकांकी है। एज यू लाइक इट जो है उससे लिया हुआ एक उसका एक्सट्रैक्ट है, यानी जो है वो उद्धरण है। इन दिस एक्सट्रैक्ट शेक्सपियर कंपेयर्स लाइफ टू अ ड्रामा, यहाँ पर शेक्सपियर जो है वो जीवन की एक ड्रामा यानी नाटक के साथ में तुलना करता है। इन विच अ पर्सन प्लेज डिफरेंट रोल्स, और यहाँ पर एक व्यक्ति बताता है कि किस तरीके से अलग अलग रोल जो है उसको प्ले करता है, निभाता है। एज ही प्रोग्रेसेस थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिस तरीके से जीवन में अपने अलग अलग अवस्थाओं को, जैसे शेषवावस्था, युवावस्था, मध्यावस्था, जैसे जैसे क्रॉस करता जाता है, तो इन अलग अलग रोल को भी वो क्या करता जाता है, जो है वो प्रोग्रेस मतलब पास करता चला जाता है, निभाता चला जाता है। He compares the world to a stage, वो दुनिया की तुलना एक स्टेज से करता है। ह्यूमन बींग्स टू प्लेयर्स, और जो जितने भी मानव हैं उनकी तुलना किससे करता है, प्लेयर से। प्लेयर का मतलब क्या होता है कि इस प्ले में भाग लेने वाले लोग, who enact their roles from infancy to old age and then exit the world। इसके अंदर जो लोग बाग हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं वो इन्फेंसी से लेकर के ओल्ड एज तक का होता है, और उसके बाद में दुनिया से वो एग्जिट हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं। ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो मोर्टल हैं। मोर्टल का मतलब है कि वो अमर नहीं है, यानी उनकी मृत्यु निश्चित है, वो मृत्यु पदार्थ है। द वर्ल्ड इज टाइमलेस, लेकिन ये दुनिया अगर हम समय के हिसाब से देखें तो जो है वो समय विहीन है। ईच पर्सन प्लेज अ रोल असाइन टू हिम और हर व्यक्ति यहाँ पर एक रोल प्ले करता है जो उसको दिया गया है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इन द सेम वे एज एन एक्टर और एन एक्ट्रेस डज इन अ ड्रामा, ठीक उसी तरीके से जैसे कि कोई एक एक्टर यानी नायक या नायिका जो है वो ड्रामा में अपना रोल प्ले करती है स्टेज के ऊपर, थिएटर में। वी एंटर द वर्ल्ड व्हेन वी आर बोर्न, हम इस दुनिया में प्रवेश करते हैं जब हम पैदा होते हैं। वी लिव इन दिस वर्ल्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस, हम इस दुनिया में रहते हैं अलग अलग जो है वो स्टेजेस से गुजरते हुए, अवस्थाओं से गुजरते हुए। वी लीव दिस स्टेज व्हेन वी रिटायर फ्रॉम लाइफ, दैट इज वी डाई, और हम जो है इस रंगमंच से तब विदा लेते हैं जब हम अपने जीवन से बिल्कुल क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, विश्राम अवस्था में चले जाते हैं, जो कि क्या है, मृत्यु है। मोस्ट ऑफ द पीपल पास थ्रू दीज सेवन स्टेजेस, अधिकतर लोग जो है वो अपने जीवन की सातों अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। However, only a few persons' life make any significant impact on the world. हालांकि सभी लोग अपने जीवन की इन सातों अवस्थाओं को पार करते हैं। However, लेकिन फिर भी केवल कुछ few persons ही हैं जिनका जीवन इस दुनिया पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव, significant impact जो है वो क्रिएट करता है। Here is the theme of the poem. थीम की जो यानी क्या है, मूल भावना इस कविता की क्या है वो हम देख लेते हैं। द पोएम इज अ फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ एंड आवर रोल इन इट।
ये जो कविता है एक तरीके से आप देखेंगे फिलोसॉफिकल जो है वो रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब है किसका, जीवन का, और हमारा रोल जो है उसके बारे में बताती है। इट ब्रेक्स डाउन यानी दार्शनिक लेखा जोखा है एक तरीके का हमारे जीवन का, और हमारे जो भी हम रोल यानी जो भी हम काम करते हैं अपने जीवन में, इट ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ इनटू एक्सीडिंगली सिंपल स्टेजेस। ये जो कविता है वो हमारे जो ह्यूमन लाइफ है, मानवीय जीवन के अंदर जो जटिलताएं हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज है, उसको तोड़ करके उसको सामान्य अवस्थाओं के अंदर क्या करती है, मतलब टुकड़ों में तोड़ रही है, और मेक्स अ स्वीपिंग जनरलाइजेशन, और एक जो है वो तीव्रता से जो है वो हमको एक फॉर्मूला बताती है, जनरलाइज करती है एज टू द मैनर इन विच एन इंडिविजुअल प्रोग्रेस इन लाइफ, और वो तरीका बताती है कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। द एंटायरिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द poet's view on it is covered in the dialogue of Jacques in merely 7 sentences। या जो ह्यूमन लाइफ है, मानवीय जीवन है, उसकी जो है वो क्या संपूर्णता है और पॉइंट का क्या दृष्टिकोण है, वो केवल जो है संवाद है जैक्वेस के 7 सेंटेंसेस के अंदर ही हमें पता चल जाता है। द डायलॉग स्टैंड्स एज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर द पॉइट्स आर्ग्यूमेंट ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ। इस डायलॉग के अंदर ये बताया गया है बहुत ही मजबूती से, इस पॉइंट का जो आर्ग्यूमेंट है, उसका जो तर्क है, उसको मजबूत किया गया है कि जीवन की फ्यूटिलिटी, व्यर्थता की ओर। We see this emotion well explored in the play। हम देखते हैं कि इस इमोशन को, जो इस मनोभावना को इस प्ले के अंदर यानी इस नाटक में बहुत अच्छे से अभिव्यक्त किया गया है। फॉर इंस्टेंस वी सी इन द सेम सीन द लाइन एंड सो फ्रॉम आवर टू आवर वी राइप एंड राइप। और हम जो है इसके अंदर सेम सीन और सेम लाइन देखते हैं, जैसे ही हम घंटे प्रति घंटे वी राइप एंड राइप का मतलब है आगे बढ़ते चले जाते हैं, एंड देन फ्रॉम आवर टू आवर वी रोट एंड रोट। कि किस तरीके से प्रति घंटे हम राइप का मतलब क्या होता है, पकना, पकते हैं, और उसके बाद में हम सड़ते चले जाते हैं, एंड देयर बाय हैंग्स अ टेल, जो है वो एक तरीके से हम टंग जाते हैं कहानी के रूप में। दिस ऑल the more validates the sentiment of futility of life expressed in the dialogue। ये सारी चीजें जो है this all the more validates the sentiment of futility, ये उस सेंटिमेंट को, उस मनोभावना को दर्शाती है कि लाइफ की फ्यूटिलिटी, की लाइफ जो है किस तरीके से व्यर्थ है, जो इस डायलॉग के अंदर क्या की गई है, अभिव्यक्त की गई है। कौन सा डायलॉग? And so from hour to hour we ripe and ripe, and then from hour to hour we rot and rot, and thereby hangs a tale। जो है इस डायलॉग के अंदर जो बताया गया है, वही भावना जो है कवि की इस कविता के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। आई होप कि ये पोयम द 7 एजेस ऑफ मैन ये आपको समझ में आ गई होगी, और आरबीएससी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा ये वीडियो। आरबीएससी इंग्लिश कंपलसरी कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स।